हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी वीडियो है बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी में यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो यूनिट है आपकी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अनुवांशिकी और विकास, हिंदी में कहते हैं इसको अनुवांशिकी और विकास। बोर्ड में ये 18 मार्क्स की यूनिट है, टोटल 18 नंबर की यूनिट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसके सारे चैप्टर कवर करने हैं। 3 चैप्टर इसमें है। पहला चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, चैप्टर नंबर 1। पहला है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो देखते हैं। आप ये वीडियो देख के कम से कम आपको 18 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको देखने के बाद में पहले ही फर्स्ट जो है पॉइंट हमारा टॉपिक जो है वो है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो सबसे पहले हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स 2 क्वेश्चन आते हैं, एक मॉडर्न फादर है जेनेटिक्स के और एक खाली फादर है। तो हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, एनीवन नो? जेनेटिक्स के फादर कौन है पता है? एक तो खाली फादर, एक मॉडर्न फादर। तो खाली फादर तो है ग्रेगर जॉन मेंडल एंड मॉडर्न फादर है टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन के नाम से उनको जानते हैं। तो ये है मॉडर्न फादर। बेसिकली जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हेरिडिटी तथा विविधता यानी कि वेरिएशन का स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर स्टडी किया जाता है, स्टडी किया जाएगा 2 चीज़ों का स्टडी किया जाएगा। एक तो विविधता का, विविधता, और एक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। कैसे जाता है देखिएगा। कैसे कैरेक्टर्स, जैसे कि विविधता, वेरिएशंस कैसे पैदा होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है बच्चों में विविधता पैदा हो जाती है। दुनिया में इतनी स्पीसीज हैं, देयर इज मोर देन 15 लाख स्पीसीज, 15 लाख जातियां हैं। उन 15 लाख जातियों में ये देखिए आप 10 लाख एनिमल की है लगभग, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, और 5 लाख जो है प्लांट्स की है। कोई भी जाति एक दूसरे से मतलब मिलती नहीं है, मैच नहीं करती, सब डिफरेंट दिखाई देती है। प्लांट्स में अगर आप देखेंगे अमरूद का प्लांट सेब के प्लांट से अलग दिखता है, तो दोनों की स्पीसीज जाति अलग है, तो इसलिए वो अलग अलग दिखाई देते हैं। एनिमल्स देख लीजिएगा, ह्यूमन साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, ठीक है ना। होमो हो गया जीनस, सेपियंस हो गया हमारी स्पीसीज। दूसरा कोई एक अदर एनिमल ले लेते हैं, दूसरा अदर एनिमल जैसे कि मान लो खरगोश, ठीक है ना, रैबिट। साइंटिफिक नेम हो गया ओरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस। तो ओरिक्टोलेगस उसका होमो एंड क्यूनिकुलस उसका उसकी होगी स्पीसीज यानी कि जाति। तो दोनों की जाति क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। दोनों की जाति क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। तो यहाँ तक के कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। उसके बाद में वंशागति की क्या है? यहाँ पर वेरिएशन तो आपने समझ लिया था, विभिन्नता क्या है। वंशागति की, जिसे हेरिडिटी भी बोलते हैं, हेरिडिटी, वंशागति या फिर हेरिडिटी। इसको ध्यान से हम देखेंगे हेरिडिटी को, भाई ये इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी का मतलब यही है पैतृक लक्षणों को स्थानांतरण, यानी कि पैतृक लक्षण का मतलब है माता पिता से जो लक्षण मिल रहे हैं उनको स्थानांतरण करना, आगे ट्रांसफर करना। यानी कि जो जनरेशन, मान लो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, तो माता पिता से कुछ जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है या लक्षण है, वो लक्षण पहुंच जाएंगे बच्चों में, और उनसे उनके बच्चों में मान लो ये F1 जनरेशन हो जाएगी, F1 से पहुंच जाएगी F2 पे, F2 से पहुंच जाएंगे F3 पे। इस तरीके से जो लक्षण एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचते जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं वंशागति की। यानी कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, कुछ खास लक्षण होगा, उसको वंशागति की बोलते हैं। और जो लक्षण पहुंचते हैं उन्हें अनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। जो लक्षण पहुंचते हैं ना, यानी कि जो लक्षण पहुंच रहे हैं, ये लक्षण, इन्हें बोलेंगे अनुवांशिक लक्षण। अनुवांशिक लक्षण। आपने सुना भी होगा, कोई कहता है ना कि भाई बच्चे की नाक माँ पे गई है, बच्चे का माथा जो है बाप पे गया है, तो वो पैतृक लक्षण हो गए। माता पिता से उसको फोरहेड की स्ट्रक्चर मिल गई, नोज की स्ट्रक्चर मिल गई, नाक की स्ट्रक्चर मिल गई, आँख की बनावट, ठीक है नहीं। ये सारे लक्षण जो है पैतृक होते हैं, जो पेरेंटल होते हैं या पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद में आफ्टर दैट
वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक दैट इज ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में हमने अभी डिस्कस करा ही था कि कौन है ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है। तो सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में इन्होंने बताया। बेसिकली ये फादर थे एक चर्च में, ठीक है ना, चर्च में काम करते थे नॉर्मली। तो उन्होंने क्या करा, नॉर्मली काम कुछ करने को था नहीं, तो इन्होंने सोचा कि स्टडी करी जाए, और इन्होंने वहीं पर चर्च के गार्डन में ही जो है पी प्लांट पे अपनी स्टडी की। पी प्लांट यानी कि मटर का पौधा। तो मटर के पौधों पर अपनी स्टडी की। तो इन्होंने अलग अलग तरीके से जो है इसमें 7 करैक्टर देखे, 7 लक्षणों को देखा, और 7 लक्षणों को देखने के बाद में फिर उन्होंने जो है उसकी स्टडी की, और स्टडी करने के बाद में बताया कि लक्षण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। आज भी वैलिड हैं सारे के सारे। फिर आता है ग्लेडिंग मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, एक संकर क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये डायरेक्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ऐसे, एक संकर, हाँ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं इसको, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सो व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पर देखना है हमको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो इन्होंने सबसे पहले क्या हुआ कि कुछ एक कैरेक्टर्स लिए, जैसे कि मैंने बताया था 7 लक्षण लेते, तो 7 में से एक लक्षण था कि प्लांट की हाइट का, एक लंबा प्लांट है और एक यहाँ पर है बोना प्लांट। कैपिटल टी यहाँ पर लॉन्ग प्लांट हो गया, टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट यानी कि लंबा पौधा है, एंड स्मॉल टी यहाँ पर है ड्वार्फ प्लांट यानी कि बोना पौधा हो गया। तो एक लंबा पौधा ले, एक बोना पौधा ले, आपस में इनका क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने के बाद में अगर यहाँ पे ट्रेट देखें, ट्रेट का मतलब है इसके पॉइंट्स देखें, तो ट्रेट्स बैठेंगे 1 2 3 4, टोटल ट्रेट्स की संख्या होगी 4। हमेशा याद रखना पहला ट्रेट्स जो है ना थर्ड से क्रॉस कर लेता है, थर्ड सेकंड से, सेकंड लास्ट से, और लास्ट वाला आगे फर्स्ट से क्रॉस कर जाता है। ये क्रॉस क्रॉसिंग का पैटर्न होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कैपिटल टी गया कहाँ है, स्मॉल टी पर, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर भी कैपिटल टी गया कहाँ है क्रॉस करने के लिए, स्मॉल टी पे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर स्मॉल टी है, क्रॉस कर रहा है कैपिटल टी पे, तो कैपिटल वाले को पहले लिख देंगे, स्मॉल वाले को बाद में, कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम फॉर्मेट यहाँ पर दिखाई देगा आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि ये थे पेरेंट, ऊपर जो थे ये क्या थे, पेरेंट यानी कि माता पिता थे, ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा। और ये जो बने हैं ये जनरेशन है, F1 जनरेशन, प्राथमिक पीढ़ी, F1 जनरेशन यानी कि प्राथमिक पीढ़ी या पहली पीढ़ी बनी है। तो ये इनके बच्चों की पहली पीढ़ी है, प्राथमिक पीढ़ी है, ठीक है ना। जो पहले बच्चे पैदा हुए हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी पैदा हुए हैं, सारे बच्चे कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको बोलते हैं हम संकर लंबे पौधे, संकर लंबे, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड टॉल का मतलब ये प्लांट टॉल तो जरूर है, दिखने में टॉल तो जरूर है, लेकिन इनमें एक लक्षण, एक करैक्टर लंबे पौधे का है और एक करैक्टर छोटे पौधे का भी है, स्मॉल टी भी है इनके अंदर। एक कैपिटल टी है तो दूसरा क्या भी है, स्मॉल टी भी है। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विल कम इनटू योर एग्जामिनेशंस, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। मेंडल के नियम की शुरुआत इसी से ही होती है। फिर उसके बाद में आता है दो करैक्टर्स, दो तरह के होते हैं, ये जो है ना, ये यहाँ पे हमने जो लिए थे एलील्स बोलते हैं इनको, टी स्मॉल टी, ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। लक्षण के जो युग्मक, जीन, एक तरीके से जीन मान लीजिए इनको, तो ये जीन 2 तरह के हो सकते हैं, ये समझ लीजिएगा। इनमें 2 प्रकार के कैसे हो सकते हैं, एक हो सकते हैं समयुग्मजी, होमोजाइगस, इसमें होता है होमोजाइगस, और दूसरे होते हैं वो विषम युग्मजी, इसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस। तो समयुग्मजी जिसमें समान जीन होंगे, जिसमें एक जैसे जीन होंगे वो होमोजाइगस हो जाएगा। जैसे मान लो कैपिटल टी एक जैसे जीन है दोनों में, पूरे एलील में, स्मॉल टी एक जैसे जीन दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो हो गया है समयुग्मजी। विषम युग्मजी में क्या हो जाएगा, जिसमें डिफरेंट जीन हो गए, जैसे कि एक कैपिटल टी हो गया, एक क्या हो गया, स्मॉल टी हो गया, या मान लो एक कैपिटल जेड हो गया, एक डब्ल्यू हो गया, तो ये दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट जीन है, तो जिसमें डिफरेंट हो गया वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस, जिसमें समान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, होमोजाइगस हो जाएगा। आफ्टर दैट उसके बाद में मेंडल का ही लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ध्यान से देखिएगा। ये जो है ना आपका, ये जो मैंने क्रॉस लिखा है आपको, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसी को आप लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसे हिंदी में लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम।
प्रभाविता का नियम यहाँ से क्या तात्पर्य हो गया, वो ये जरा देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। जब तुलनात्मक लक्षण वाले शुद्ध जनकों से मध्य संकर कराया जाता है तो F1 पीढ़ी प्रदर्शित होती है, उसे प्रभावी लक्षण, और छिपे या प्रदर्शित लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। क्रम से लंबा और बौना पौधा। मान लो आपने क्या करा, यहाँ पर एक लंबा पौधा लिया और एक कैसा लिया, बौना पौधा लिया। इसमें क्या हुआ कि जो लंबा पौधा था उसके जीन्स तो दिखाई दिए और जो बौना पौधा था उसके जीन्स छुप गए। तो यहाँ पर समझने की बात ये, मेंडल का जो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है या प्रभाविता का जो नियम है, इसमें क्या हो गया, कैपिटल टी तो हो गया प्रभावी, क्या हो गया, प्रभावी, ठीक है ना। इसे बोलते हैं डोमिनेंस, डोमिनेंस इंग्लिश में। तो ये तो हो गया प्रभावी, दिखाई दिया, इसके जीन्स दिखाई दिए। और जो छुपा है स्मॉल टी वो हो गया ए प्रभावी, ए प्रभावी। इसको बोलते हैं रिसेसिव, रिसेसिव यानी कि जो दब गया, जो करेक्टर दिखाई नहीं दे रहा, जो छुप गया है, दैट इज रिसेसिव यानी कि ए प्रभावी। तो जो करेक्टर दिखाई देंगे डोमिनेंस है, प्रभावी है, जो करेक्टर छुप जाएंगे वो रिसेसिव कहलाएंगे, प्रभावी कहलाएंगे। तो यहाँ पर कैपिटल टी इफेक्टेड है क्योंकि उसको, उसकी वजह से प्लांट लंबा दिखाई दे रहा है, और स्मॉल टी के लक्षण दब गए, उसकी वजह से प्लांट शॉर्ट दिखाई दे रहा है। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो ये याद आ जाएगा प्रभाविता का। दूसरा है यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या विसंयोजन का नियम भी होता है। प्रत्येक जीन एलील जोड़े या कारक युग्मक निर्माण के समय अलग अलग होकर अलग अलग युग्मकों उसमें चले जाते हैं। युग्मक किसी भी लक्षण के लिए हमेशा शुद्ध होते हैं, इस नियम को युग्मक शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसमें समझने की बात यह है, जरा सा थोड़ा समझेंगे। मान लो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है 2, दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन हिंदी इसे बोलते हैं विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम, इसे हिंदी में क्या भी कहते हैं, विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। अब इसमें क्या है कि जो एलील्स होते हैं वो जोड़ों में होता है सबसे पहले, और अलग अलग होकर फिर अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं। यानी कि पहले जैसे कि मान लो एलील्स होंगे, कैपिटल टी है या फिर स्मॉल टी है, क्रॉस कराने के बाद में ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी तो बना था, खाली एक ही तो जनरेशन बनी थी ना, ऐसे करके। तो आपने देखा कि इसका एक जीन्स आ गया और इसका भी एक जीन्स आ गया, यहाँ पर ये बना हाइब्रिड। कैसा बना, हाइब्रिड प्लांट बना, हाइब्रिड प्लांट। यानी कि देखने में लंबा जरूर है लेकिन इसमें एक कैरेक्टर शॉर्ट भी है, टॉल एंड एक अदर कैरेक्टर इज शॉर्ट, ठीक है ना, एक लंबा और एक शॉर्ट, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये बता रहा है कि कैसे जो ये एलील्स जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें लक्षण या कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है इसका वो है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसमें यही वाला जो लॉ है ना ये आगे बढ़ता है। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसे स्वतंत्र अपव्ययन का नियम भी कहते हैं, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। तो पहले हमने देखा था स्वतंत्र अपव्ययन के नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से पहले, कि पहले क्रॉस जो हुआ था F1 पीढ़ी में, तो F1 जनरेशन में क्या बन गया था भाई आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हाइब्रिड प्लांट बन गए थे, हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड टॉल अभी बताया मैंने, संकर लंबे, संकर लंबे ऐसे पौधे बने थे जो देखने में लंबे तो दिख रहे थे बट एक्चुअल में थे नहीं, वो एक्चुअल में थे नहीं। अब इनका सेल्फ क्रॉस होगा, यहाँ से एक और चीज निकल कर आती है, सेल्फ क्रॉस, इनमें होगा सेल्फ क्रॉस, सेल्फ क्रॉस यानी कि इनका आपस में क्रॉस करा देंगे F1 जनरेशन का, पहली पीढ़ी का। तो कैरेक्टर क्या क्या है इसके, एक तो है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस कराएंगे वही जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट थर्ड से, थर्ड सेकंड से, सेकंड लास्ट से, लास्ट वापस आके फर्स्ट से ऐसे क्रॉस कर लेगा। फिर इनको देखेंगे कि कहाँ कहाँ गया है, कैपिटल टी है, गया किस पर है, कैपिटल टी पर, तो कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर यहाँ पर देखेंगे स्मॉल टी है, गया किस पर है, स्मॉल टी पे, तो स्मॉल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ देखेंगे कैपिटल टी है, गया कहाँ पर है, स्मॉल टी पे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर यहाँ पर देखेंगे स्मॉल टी है, गया कहाँ पर है, कैपिटल टी पे, तो पहले कैपिटल वाला फिर स्मॉल वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी।
तो ये तो F1 जनरेशन थी, ये जो यहाँ पर बनी है ये F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन है? F2 जनरेशन, यानी कि दूसरी पीढ़ी है। अभी दूसरी पीढ़ी को देखना है हमें क्या हुआ। दूसरी पीढ़ी में आपको देखो ये तो दिखाई दिया प्योर टॉल, शुद्ध लंबा पौधा, प्योर टॉल, प्योर टॉल शुद्ध लंबा, एक पौधा हो गया शुद्ध लंबा। एक स्मॉल टी प्योर डॉर्फ, शुद्ध बोना, ठीक है, प्योर डॉर्फ शुद्ध बोना पौधा दिखाई दिया ही। फिर उसके बाद में यहाँ पर आगे दिखाई दिया आपको ये दो करेक्टर्स जो दिखाई दिया आपको अलग से, इन्हें भी देख लीजिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो दोनों के दोनों हो गए संकर लंबे, संकर लंबे, जिन्हें मैंने बताया था हाइब्रिड टॉल। तो ये दो हाइब्रिड टॉल दिखाई दिया आपको। तो यहाँ पर आपको रेशियो क्या दिखाई दिया एक तरीके से अगर देखा जाए इसका, तो यहाँ पे आपको दो रेशियो दिखाई देंगे, एक फिनोटाइप, फिनोटाइप, और एक रेशियो दिखाई देगा जीनोटाइप, जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब आउटर स्ट्रक्चर, जीनोटाइप का मतलब जीन्स की स्ट्रक्चर। तो आउटर स्ट्रक्चर यानी कि फिनोटाइप में क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कितने पौधे आपको लॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, लंबे दिखाई दे रहे हैं। ये भी लंबा दिखाई दे रहा है, ये दोनों भी लंबे दिखाई दे रहे हैं, तो तीन तो आपको टॉल दिखाई दे रहे हैं। और एक ऐसा दिखाई दे रहा होगा जो बोना दिखाई दे रहा है शॉर्ट, तो एक बोना, तो 3:1। क्या हो गया? 3:1। जीनोटाइप में क्या है, आपको अंदर से जीन के अकॉर्डिंग देखना है। एक प्योर शॉर्ट दिखाई दे, एक प्योर टॉल दिखाई दे रहा था, दो हाइब्रिड टॉल दिखाई दे रहे थे, और एक प्योर क्या दिखाई दे रहा था, डॉर्फ दिखाई दे रहा था। यानी कि एक शुद्ध लंबा, दो संकर लंबे और एक शुद्ध बोना। तो ये हो गया जीनोटाइप रेशियो, 1:2:1। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या फिर स्वतंत्र अपवयन का नियम। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन थे। उसके बाद में आता है मेंडल ने जो है ना तुलनात्मक कई चीजों से करा, हरे पौधे, गोल पौधे, ये सारे, ठीक है ना लिए। अब इसमें ब्लड ग्रुप्स को भी देखते हैं कि ब्लड ग्रुप किस तरीके से जो है वंशागत हो जाते हैं। ब्लड ग्रुप्स भी वंशागत हो जाते हैं। कौन? ब्लड ग्रुप्स। देखिएगा आगे पता चला ब्लड ग्रुप्स भी वंशागत हो जाते हैं। तो कैसे ब्लड ग्रुप की वंशागति होती है, ब्लड ग्रुप कैसे हेरिडिटी का एक जो है लक्षण है, कैरेक्टर है, वो देखना है। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, आपने पढ़े होंगे, ए बी और कौन सा होता है, ओ। चारों करेक्टर में जो है ना अलग अलग प्रतिजन दिखाई देते हैं, एंटीजन जिसे बोलते हैं। और इसमें प्रतिजन के साथ में एंटीबॉडी भी होती है, एंटीबॉडी। ठीक है, तो देख लेंगे यहाँ पर जैसा ब्लड ग्रुप ए है, इसमें एंटीजन होता है IA/IO, बी में होता है IB/IO, AB में IA/IB होता है, एंड O में IO/IO होता है। एंटीबॉडी यानी कि किसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, ए बी के अगेंस्ट में काम करता है, बी ए के अगेंस्ट में काम करता है, ए बी किसी के अगेंस्ट में काम नहीं करता, ओ ए बी तीनों के अगेंस्ट में काम करता है। ठीक है ना, तीनों के अगेंस्ट काम करता है। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है मान लो ए, उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जाए जिसका ब्लड ग्रुप है बी। ठीक है ना, दोनों के बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या होंगे, संभावित ब्लड ग्रुप क्या होंगे, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो मान लो लड़के का ए है ब्लड ग्रुप, ये बॉय है, और जिस लड़की से इसकी शादी हुई है उसका बी है। तो इसके प्रतिजन देख लो, एंटीजन देख लो उनके, एंटीजन और एंटीबॉडी को तो एंटीबॉडी बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखो इसका ए का एंटीजन क्या है, IA/IO, ये है। फिर बी का एंटीजन क्या है भैया, बी का एंटीजन है IB/IO। वही क्रॉस का सिस्टम है सेम, फर्स्ट जाएगा थर्ड पे, थर्ड जाएगा सेकंड पे, सेकंड फोर्थ पे, फोर्थ फर्स्ट पे, इस तरीके से। ठीक है ना, देख लीजिए कहाँ कहाँ गया है, IA है, IB पे गया है, IA/IB, तो यानी कि ब्लड ग्रुप हो गया AB। फिर यहाँ पर देखिएगा IO है, गया कहाँ पर है, IO पे, IO/IO, ब्लड ग्रुप हो गया O। फिर यहाँ पर देखिएगा IO है, गया किस पर है, वापस देखो घूम के IO पर ही गया है, IO/IO, यानी कि ब्लड ग्रुप हो गया O। फिर है IO, और ये IB था, सॉरी ये दिस इज IB, तो IB/IO, तो यानी कि ब्लड ग्रुप हो जाएगा, दिस वन विल बी बी। एंड ये वाला IO गया है IA पे, तो पहले A को लिख देंगे, फिर O को लिख देंगे, और AO हो जाएगा A। यानी कि अगर कोई मान लो हस्बैंड एंड वाइफ है और उनका ब्लड ग्रुप A और B है,
तो उनकी जो संतान होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उनके बच्चों के जो संभावित ब्लड ग्रुप होंगे, पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स होंगे, वो ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो चारों ही ब्लड ग्रुप क्या है यहाँ पर पॉसिबल है, चारों ही ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी इक्वल है। तो ये ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट भी इसी से समझ में आता है, ठीक है ना। फिर क्रोमोसोमल थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें दिखाई देता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। इन हिंदी इसको क्या कहेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी इसको बोलते हैं वंशागतिकी का गुणसूत्र सिद्धांत, वंशागतिकी का गुणसूत्र सिद्धांत, वंशागतिकी का गुणसूत्र सिद्धांत। इसे समझेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वंशागतिकी यानी कि जो करेक्टर्स हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचना, वो कैसे पहुंचते हैं वो बताना है यहाँ पर आपको। तो सटन और बोवेरी दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया 1902 में कि जीन गुणसूत्रों पर रैखिक रूप से व्यवस्थित होते हैं। एक एलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों पर समान स्थल पर स्थित होते हैं। मॉर्गन तथा उसके साथियों ने वंशागतिकी क्रोमोसोमवाद का सत्यापन किया, यानी कि इसको सिद्ध किया। तो बेसिकली सटन व बोवेरी ने ये स्ट्रक्चर ये बताया, सटन व बोवेरी, सटन में बोवेरी। इसे एक बार ज़्यादा समझेंगे। 1902 इन्होंने कहा कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आपको पता है कि नहीं, थोड़ा बहुत नहीं पता तो देखिए। क्रोमोसोम में दो आर्म होते हैं, एक शॉर्ट आर्म होता है और एक थोड़ा सा क्या होता है लॉन्ग आर्म होता है, ठीक है ना। तो शॉर्ट आर्म होगा एक होता है लॉन्ग आर्म, और जो दोनों आर्म को जोड़ता है, लॉन्ग आर्म जो दोनों को जोड़ता है वो हो जाएगा पोल, ठीक है। इनके अंदर जो शॉर्ट आर्म या लॉन्ग आर्म होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर होते हैं जीन्स। क्या होते हैं इनके अंदर, जीन्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो है सटन में बोवेरी ने थ्योरी दी थी, वंशागतिकी का गुणसूत्र सिद्धांत, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद में इसकी लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, वो है लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो को किस पे डिपेंड करेगा ये बताना आपको। मेल में देखना है आपको कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल में होता है एक्स वाई, एंड फीमेल में कौन कौन से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स। तो मान लीजिए यहाँ से क्या है, दोनों ही सिचुएशन में एक्स ही आना है। यहाँ से अगर एक्स आया, सपोज दैट एक्स क्रोमोसोम यहाँ से आ गया, और सॉरी ये वाई है, वाई है मेल में एक्स वाई होता है ना, तो ये हो गया वाई, ठीक है ना। तो मान लो अगर यहाँ से वाई आ रहा है, मेल से क्या आ रहा है, वाई आ रहा है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से आ जाता है एक्स फीमेल से, एक्स, तो ये दोनों मिलकर एक्स और वाई, एक्स वाई मिल जाएगा और एक्स वाई मिल जाएगा, तो यानी कि क्या बन जाएगा, बॉय, लड़का, ठीक है। फिर दूसरे सिचुएशन में क्या हो सकता है, सेकंड सिचुएशन में देखिएगा। सेकंड सिचुएशन में मान लो मेल और फीमेल, फिर से देख लीजिए, मेल एक्स वाई और फीमेल हो गया एक्स एक्स। अब की बार में क्या हो रहा है, मेल से मान लीजिए आ गया एक्स, और फीमेल से तो दोनों सिचुएशन में आना क्या है, एक्स ही आना है। तो फिर एक्स एक्स दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, एक्स एक्स, गर्ल, लड़की। तो यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन पूर्ण रूप से डिपेंड करता है मेल पर। किस पे डिपेंड करता है, मेल पर, ये फीमेल पे डिपेंड नहीं करता। तो चाहे मान लो अगर यहाँ से मेल से एक्स आ जाता है तो लड़की होगी, मेल से वाई आ जाता है तो लड़का होगा। इसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर लिंग निर्धारण, जो कि ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा आपका, ठीक है। फिर इसमें जो है थोड़ा बहुत क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या गुणसूत्रीय विकार, क्या बोलते हैं इसको,
गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या गुणसूत्रीय विकार। इसमें मतलब क्रोमोसोम से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारी हो सकती है ये बतानी है आपको। तो क्रोमोसोम से रिलेटेड एक डाउन सिंड्रोम है, एक टर्नर सिंड्रोम है, एक क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है। तो ये 3 बीमारियां मेन हैं, डाउन सिंड्रोम, उसके बाद में क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम और कौन से टर्नर सिंड्रोम। तो ये 3 सिंड्रोम आपके दिखाई देते हैं, 3 बीमारी दिखाई देती है। तो बेसिकली ये होती है ट्राइसोमी की वजह से बीमारी होती है। ट्राइसोमी, अगर ट्राइसोमी हो जाए, जैसे कि डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी हो जाती है ऑन 21 21वें जो जोड़ी गुणसूत्र होता है ना, 21वें जोड़ी गुणसूत्र पर क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि 3 क्रोमोसोम एक साथ आ जाते हैं। ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा कि जीभ मोटी हो जाएगी, ठीक है ना, अल्प विकसित हो जाएगा, दिमाग भी थोड़ा सा बच्चों वाला हो जाएगा, ठीक है नहीं, और अलग ही दिखाई दे जाएंगे डाउन सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा जो है हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा, मूंछ दाढ़ी लेट आएगी, ठीक है नहीं, और भी कई सारी बीमारी हो सकती है, ठीक है नहीं। आप समझ जाओ समाज में जो है जो थर्ड जेंडर है, तो थर्ड जेंडर यानी क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम की वजह से हो जाता है। XXY इसमें क्रोमोसोम हो जाते हैं, XXY। तो उसमें मेल और फीमेल दोनों की मिक्स फीलिंग आ जाती है, मेल भी एंड फीमेल भी, दोनों क्रोमोसोम हो गए XX फीमेल एंड XY मिला दे तो मेल। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है ना, ये भी इसी तरीके का है, इसमें भी जो है इनकम्प्लीट रहता है, यानी कि इसमें ज़्यादातर फर्टाइल हो जाते हैं, इनफर्टाइल मान लीजिए, स्ट्राइल बोलते हैं, स्ट्राइल इसके लिए वर्ड है, स्ट्राइल, यानी कि इसमें बांझ जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है, मेल एंड फीमेल दोनों में ही हो सकती है, ठीक है नहीं। तो ये हो गई पहली वीडियो हमारे फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है ना। सेकंड पार्ट भी इसका कल अपलोड हो जाएगा और थर्ड भी, ठीक है ना। तो ये जो है आप जल्दी से जल्दी सारी वीडियो देख लीजिए ताकि आपके जो है बोर्ड में अच्छे से एग्जाम में नंबर आ जाए। सभी बच्चे यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड के, कोई भी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं वीडियो को। अच्छी वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दो, लाइक कर दो और शेयर जरूर कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। शुक्रिया आपका।